अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले एक नज़र आज के रन डाउन पर, यानी उन खबरों पर जो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू होगी। निगरान हुकूमत पर मुशावरत के लिए वजीर आजम का कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को खत। अमन ओमान के हवाले से सिंध असम्बली का इन कैमरा इजलास, वजीर आला और मुतअद्दिद वज़रा गैर हाजिर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वॉकआउट। दहशतगर्दी के खिलाफ ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार। अदालत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। अरबों डॉलर भेजने वाले मुल्क से बाहर हैं और पैसा बाहर मुंतकिल करने वाले इक्तदार में बैठे हैं। ताहिरुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का बंदोबस्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जी, आज की बड़ी खबर के निगरान हुकूमत के लिए शाम साहब मुशावरत आखिरकार शुरू हो गई, यानी यूं कहिए कि बाकायदा प्रोसेस का आगाज हो गया। बड़ी अच्छी खबर है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे, और अगर मुत्तफ़िक नहीं होंगे तो फिर मामला आगे चल पड़ेगा। वैसे शामी साहब, ये फैसला वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं करना है या इनके बड़ों ने, यानी नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने करना है? सब मिलजुल कर करेंगे, जाहिर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की राय बड़ी हतमी होगी और बड़ी फैसला कुन होगी, और जरदारी साहब की राय जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। तो अब देखिए, ये जो मैकेनिज्म दस्तूर में तय किया गया है 20वीं तरमीम में जी, वो बड़ा दिलचस्प है। अगर ये किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो असेंबली की तहलील के 3 दिन के अंदर अंदर स्पीकर जो कौमी असेंबली की है वो एक कमेटी नामजद करेंगी। अच्छा, जिसमें अपोजिशन के और हुकूमत के मुसावी अरकान होंगे। ठीक है। आउट गोइंग असेंबली में से या सेनेट में से या दोनों में से। ठीक है। और मेरे ख्याल शायद 8 अरकान है उसके। अच्छा, जहां तक मुझे याद पड़ता, हो सकता 6 हो, 8 है मेरे ख्याल। अब अगर इन दोनों के दरमियान इत्तफाक नहीं होगा तो ये दो नाम अपनी तरफ से उस कमेटी को भेजेंगे। लेकिन शाम साहब, असेंबली तो डिफंक्ट होगी उस वक्त। हाँ, नहीं, वो असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है। अच्छा, वो उसी असेंबली में से अरकान लिए जाएंगे और 3 दिन के अंदर वो कमेटी बन जाएगी, और 3 दिन के अंदर फिर वो कमेटी फैसला करेगी। दोनों जो 4 नाम उनके सामने जाएंगे उनमें से किसको इलेक्ट करते हैं, किसको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। अगर वो फैसला नहीं कर सकेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को जाएंगे वो चारों नाम, और इलेक्शन कमीशन 2 दिन के अंदर अंदर फैसला करेगा। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन को भी मेजॉरिटी से फैसला करना होगा। ठीक है। 3 अरकान जहां हो जाएंगे 2 के मुकाबले में, क्योंकि 5 अरकान है ना इस वक्त, बिल्कुल, चीफ साहब और 4 दूसरे आजाद, तो वो साहब निगरान वजीर आजम हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कमेटी जो है बैठती है उसमें भी यानी अपोजिशन पार्टीज और हुकूमत, उनके अरकान मुसावी होंगे। गोया अपोजिशन में से एक रुकन जो है वो जमीयतुल उलमा इस्लाम का भी होगा। ठीक है। और इसका मतलब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास वीटो आ जाएगा। ठीक। अगर इंटरेस्टिंग, अगर वो अपोजिशन पार्टीज किसी पर मुत्तफिक नहीं होती और हुकूमत मुत्तफिक हो जाती, सारे अरकान एक जगह है, तो मौलाना फजलुर रहमान के जो नॉमिनी है उनका वोट जो है वो मिलके 5 वोट हो जाएंगे और वो वजीर आजम बन जाएगा। गोया एक दफा फिर जो वो पास्कू है वो उनके पास चला गया। क्योंकि लोग कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन के पास सारा मामला चलेगा। इलेक्शन कमीशन के पास तो उस वक्त जाएगा
जब मौलाना फजलुर रहमान के पास से गुजर जाएगा। अच्छा शाम साहब, अब जो 15 तारीख की बात हो रही है या 14 तारीख की बात होती है, 14 मार्च की या 15 मार्च की असेंबली तोड़ दें, तो क्या उस वक्त इनके पास तहलील हो जाएगी? तहलील हो, टेक्निकली इनके पास नाम और ये मुत्तफिक हो जाना चाहिए इन लोगों को। अगर मुत्तफिक नहीं होंगे, देखिए मुत्तफिक हो जाना चाहिए। अगर मुत्तफिक नहीं होंगे तो असेंबली के तहलील होने के 3 दिन के अंदर अंदर ये दो नाम कमेटी को चले जाएंगे। यानी असेंबली की तहलील और ये चीज मशरूत नहीं है? मशरूत नहीं है। अच्छा, वो कमेटी कायम होगी 3 दिन में, 3 दिन में फिर वो ये फैसला करेगी, तो 6 दिन तो ये हो गए। ठीक है। और अगर वो फैसला करेगी तो इलेक्शन कमीशन के पास आ गए तो 8 दिन ये हो गए। ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर इसको ना छोड़ा जाए, ये भी बेहतर है, और मौलाना फजलुर रहमान के सपुर्द न किया जाए, कि दोनों जमातों के हक में बेहतर है। ठीक है। उसके लिए मुनासिब यही है कि वो किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाए। अच्छा, अगर आज मिसाल के तौर पे इस खत के जवाब में वो कहते हैं जी ये 2 नाम मेरी तरफ से, 2 नाम मेरी तरफ से, तो इनकी वो जिस तरह ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं वो हेयरिंग होगी? नहीं, हेयरिंग इनकी कोई नहीं होगी। निगरान वजीर आजम की कोई हेयरिंग? कोई हेयरिंग नहीं। हेयरिंग किस बात की? अच्छा, कोई एप्लीकेंट थोड़ी है मौजूद। अच्छा, ठीक। देखिए बात यह है कि मुशावरत का तरीका तो यह है कि वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों मुलाकात करें, आपस में सलाह मशवरा करें और किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाए। ठीक। ये चिट्ठी उनको लिखी जाए, वो उनको लिखी जाए। देखिए हमारे यहाँ की जो पार्टीज है ना, ये मुझे इनके तेवर भी अजीब है, इनके रंग निराले हैं। देखिए एक शीरो शक्कर होने पर आए, ठीक है, तो 7 खून माफ है। हाँ। और अगर एक दूसरे को आप रगड़ लगाने पर आए तो आपको मुर्गी का खून जो है वो भी बंदे के खून के बराबर हो जाए। अभी आप देखिए यहां क्या हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब इतने दिन यहां तशरीफ फरमा रहे हैं, बिल्कुल, और कोशिश की है उन्होंने कि ताजियत के लिए जाएं नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के भाई की, और मेरी हुदहुद ने बताया है कि 4 पैगामात भेजे गए हैं जी, और जवाब यही आया कि हम ये आपको बताते हैं। अच्छा, और वो ताजियत के लिए नहीं जा सके। ये वही जरदारी साहब हैं जो खाना खाने के लिए यहां आ चुके हैं। हाँ, वो हाथों में हाथ डाल के तस्वीरें बनाई जा चुकी हैं, और नवाज शरीफ साहब मुबारकबाद उनको देने के लिए जा चुके हैं सदर के तौर पर, और उसके बाद मरी में दोनों के मज़ाक़ात भी हो चुके हैं। तो इनकी मुतअद्दिद तस्वीरें ऐसी हैं कि दिखाई जाएं तो मालूम होगा कि फर्क महसूस नहीं हो रहा कि कौन किस जमात से। ठीक है। लेकिन अब हालत यह है कि एक दूसरे से ताजियत लेने का रवादार नहीं है। तो भाई ये सियासी कल्चर जो है हम क्या डेवलप कर रहे हैं इस मुल्क में। अब ये दोनों जमातें जो हैं, जो इसकी रूह है दस्तूर की, इनके लीडर बैठे और नाम जो है उस पर मुत्तफिक हो जाए। अगर वजीर आजम और लीडर ऑफ दी अपोजिशन बैठ जाए तो बेहतर है। अगर को वसीतर मुशावरत करनी है तो और लोग भी बैठ जाए और एक ही निश्चित में ये तय कर ले। अच्छा शाम साहब, ब्रेक पे जाना, लेकिन एक सवाल छोटा ज़हन में आ गया, वो है कि वज़रा का इंतखाब कैसे करेंगे? वजीर आजम करेगा। नहीं, वजीर आजम खुद करेगा, उससे किसी मुशावरत की जरूरत? उसको क्या जरूरत है मुशावरत की? अच्छा। देखिए वजीर आजम जो होगा ना, जी जी, काबीना तो उसकी होगी, वजीर आला होगा, काबीना उसकी होगी। तो ये जो वजीर आजम है वो ऑल पावरफुल होगा, उसकी वही पावर्स होंगी जो वजीर आजम की होती हैं। तो काबीना तो उसकी होगी ना, काबीना तो उस पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। ठीक, शाम साहब एक वक्त हो गया ब्रेक का, और वक्फे के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से, और शामी साहब ने बड़े दिलचस्प एक चीज़ें बताई हमें। शामी साहब, एक और सवाल ज़हन में उठता हुआ है सिंध के बारे में, जहाँ पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे क्या बनेगा? अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं होगा तो अपोजिशन के जितने भी अरकान होंगे, फर्ज कीजिए 4 अरकान है तो वो कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। अच्छा, चारों के 4। अगर 3 है तो वो कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। ठीक है। और यहां आगे फिर एम्बिग्युइटी पैदा होती है कि उनका वोटिंग राइट कितना होगा। हाँ। मेरा ख्याल है 3 हो या 2 हो, वोट उनके 4 के बराबर समझे जाएंगे। यानी वीटो उनके पास ही रहेगा? 4 उनके नहीं, उनके पास 4 मेंबर बराबर समझे जाएंगे। हाँ। स्पिरिट ये बताती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। और जो इस तरह अगर कायदे इसमें इख्तलाफ भी नहीं जैसे बलोचिस्तान में, हाँ। और अपोजिशन में अरकान भी नहीं है, हाँ। एक आध मौजूद है, हाँ। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को मामला रेफर हो जाएगा सीधे सीधे तरह होना चाहिए। यानी चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं रहेगा वहां, जो अपने नाम जो है वहां भेज दे। ठीक है। और अगर अपना रेफरेंस कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को, या मालूम कर दिया जाए जनाब आप क्या करें, ये सूरत हाल तो मेरा ख्याल जो तरमीम करने वाले थे
उन्होंने तो नहीं सोची। वैसे अब ये हुकूमत ये सोच रही है कि वहां एक अपोजिशन भी बैठा दी जाए बलूचिस्तान में। हाँ, अच्छा, असेंबली चंद रोज के लिए बहाल हो, ठीक है, और वो नया लीडर ऑफ द हाउस चुन ले पहले, और एक पार्टी जो है वो अपोजिशन में रह जाए। अगर मुस्लिम लीग काफ का वजीर आला हो तो पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी अपोजिशन में बैठ जाए, और अपोजिशन का वजीर आला ना हो, यानी मुस्लिम लीग काफ का, पीपल्स पार्टी का वजीर आला हो तो मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपोजिशन में बैठ जाए ताकि 2-3 दिन के लिए, तकल्लुफ पूरा किया जा सके, ताकि वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाए, लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए, और ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। तो आज जो कराची में अमन ओ अमान के इजलास में यानी पीपल्स पार्टी में और एमकेएम के दरमियान जो हुआ है, कहीं वो इसी तरह पेशरफ तो नहीं है? क्या हुआ आज वहां पे हुआ ये कि अमन ओ अमान की ब्रीफिंग थी, आईजी दे रहे थे इन कैमरा सिंध असेंबली को, और एमकेएम ने बायकॉट कर दिया। हाँ, कोई ऐसी बातें कही होंगी आईजी साहब ने जो एमकेएम को गरां गुजरी। वैसे तो जो लियारी गैंग है ना जी, सो कॉल्ड, उसके साथ भी पीपल्स पार्टी का मामला तय पा चुका है। हाँ बिल्कुल, वो केसेस जो वापस हुए हैं, और वो कई बलोच लीडर जो है वहां लियारी के, उनसे केसेस वापस लिए जा चुके हैं। अमन कमेटी जो है वो अपना बहाल हो गई है, और अब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अपनी सफेद सीधी कर ली है, ठीक है, और ये बात भी एमक्यूएम के लिए कोई हजम करना आसान नहीं है। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन अब आ रहा है, सर पर है। बाज दोस्तों का यह भी ख्याल है कि अब एमक्यूएम चाहती है कि हालात की खराबी की सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के सर पड़ जाए, और वो अपने वोटरों के सामने बिल्कुल सुबकदोश होके, नहा धो के, ताजा होके चली जाए। लेकिन इस मौके पे अलहदा हुआ जा सकता है जब फ्यू डेज रह गए असेंबली की मुद्दत? यहाँ हर चीज मुमकिन है भाई। अलहदगी में क्या लगता है, मियां बीवी की तलाक हो जाती, तलाक तलाक तलाक। तो इन्हें तो ये कहने की दफा आप जरूरत नहीं। कहें, हाँ, और फिका हनफी के मुताबिक, फिका शाफी के मुताबिक, फिका हमली के मुताबिक, ठीक है, और फिका मालकी के मुताबिक, सब फिका जो है चारों तलाक कबूल कर लेती है। अच्छा, और इन्हें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? बस इन्हें तो कुछ, इन्हें तो कहने की भी जरूरत नहीं है, बस मुंह दूसरी तरफ फेरेंगे और चले जाएंगे। और अभी जब देखिए कि वो जो राब्ता कमेटी है एमक्यूएम की, उसने ऐलान किया था चंद रोज पहले कि अब हुकूमत के किसी जिम्मेदार से मुलाकात नहीं होगी अल्ताफ हुसैन साहब। तो राजा परवेज अशरफ जो वहां गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हुई अल्ताफ हुसैन साहब से। यही बताया गया उनको कि वो तबीयत उनकी खराब है, लंदन से बाहर है। और जब भी अल्ताफ हुसैन साहब किसी से ना मिलना चाहें, आमतौर पर यही बताया जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, लंदन से बाहर है। हम भी जब कोई कॉल करते हैं, अगर ना लेनी हो उन्होंने, तो यही बताया जाता है कि वो तबीयत खराब है, लंदन से बाहर है। अच्छा, और अगर लेनी हो तो लंदन में है? तो लंदन से बाहर भी हो तो तशरीफ ले आते हैं और शर्फ बख्श देते हैं गुफ्तगू का। ठीक है, तो शामी साहब, अब आपके ख्याल में कहीं ये वो तकल्लुफ यहां भी तो नहीं पूरा होगा? कौन सा? नहीं, वो तकल्लुफ तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि चलिए अगर वो भी कर ले तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अभी तो फंक्शनल लीग जो है वो उसके जितने भी अरकान है वहां, वो सारे कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे। अभी तक तो ये सूरत हाल है, और उनके पास वही राइट्स होंगे जो सेंटर में। हाँ हाँ बिल्कुल, उनके पास वही राइट्स होंगे। राइट्स में क्या है बेचारे में, इत्तेफाक हो जाएगा दोनों में, इसमें कौन सी बात है। ठीक, तो वैसे ये पीर साहब पगाना जो आए हैं ना, जी जी, ये जरा इनके तेवर बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा, हाँ हाँ, और ये कुछ अवामी सी शख्सियत मालूम होती है, जलसों में खिताब कर रहे हैं। हालांकि पीर साहब पगाना जो है, उनको मरीज ये देखते अच्छा नहीं लगता उनको कि उनके पीर के बराबर कोई आके बैठ जाए। अच्छा, हाँ, और या उनके, यानी ये एक बड़ी नागवार गुजरती है उनको बात। वो पीर जो उनका है वो ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, इसीलिए पीर जो है कोई ऐसा पोस्टर इख्तियार नहीं करता कि उनके मुरीदान को मालूम हो कि पीर साहब जो है वो किसी के साथ बैठे हुए हैं या किसी के पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो, लेकिन ये पीर साहब जो है जलसा भी खिताब किया है, और इनके बराबर भी कुछ लोग बैठ गए थे। बिल्कुल, तो लिहाजा मामला अब पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल से मुश्किल होते चले जाएंगे पीर साहब पगाड़ा की तरफ से। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होंगे सिंध में, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब भी कोशिश में है, पीर साहब भी मौजूद आज लड़काना में गए हुए थे, और अपोजिशन जो है, देखिए वहां गए थे, नोडेरो में गए थे। जी, नोडेरो। तो अच्छी बात है, पार्टियों को चाहिए कि ये जब जरदारी साहब ने यहाँ डेरा लगाया है जी जी लाहौर में, तो वहां नोडेरो में जाना, लड़काने में जाना अच्छी बात है। देखिए पार्टियां फैलनी चाहिए मुल्क भर में, और मुस्तहकम होनी चाहिए। ठीक, शाम साहब, अगली खबर है जो एएनपी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वो इस वक्त भी जारी है। किसी भी वक्त असफंदियार वली साहब जो है वो एलामिया देने के लिए आ जाएंगे कि हमें, लेकिन अब एक बात जो अब तक सामने है वो ये है कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सारी पार्टियां राजी हो गई। हाँ, देखिए बात यह है कि असल तो बात यह, असूली तौर पर तो इससे इख्तलाफ कोई नहीं कर सकता। मुज़ाकरात तो जमहूरियत की रूह है, उसमें होने चाहिए और होते रहते हैं। उसकी शराइत क्या होंगे, उसका माहौल क्या होगा, किस तरह उनसे बात की जाएगी, ये सारी चीजें हैं, तय करते करते वक्त लगेगा इसमें। लेकिन देखिए एएनपी जो है, अवामी नेशनल पार्टी,
कोई नजरियाती तौर पर मुझे उनसे इत्तफाक नहीं रहा कोई, लेकिन ये है कि उनके वो एक अच्छे से कारकुन है और उन्होंने इस वक्त जो हुकूमत की है तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनके लोग किस तरीके से शहीद हुए हैं आप देखिए, बशीर बिल्लौर साहब को देख लीजिए, इफ्तिखार हुसैन को देख लीजिए, उनके अकलौते बेटे ने जान दी और वो पूरे जनाब हिम्मत के साथ और इस्तकामत के साथ अपने मकसद के साथ वाबस्ता है। तो ANP ने ये एक पेशकदमी की और तमाम सियासी जमातों को ये इन्विटेशन भेजा कि आइए हम मिल बैठकर हालात का कोई सोचें उस पर और मुश्किलात में से रास्ता निकालें। और तालिबान की जो ऑफर आई है इसके बारे में भी गौर, लेकिन वो ऑफर ANP के लिए तो नहीं है। नहीं, सबके लिए है ना, हुकूमत के लिए है, तो हुकूमत में शामिल है ANP भी। ANP जो है वहां पश्तूनख्वा के अंदर वो वजारत को लीड कर रही है, होती साहब वजीर आला है और मरकज में वो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी की, और पश्तूनख्वा के अंदर जुम्मेदारी की वजह से उसकी हैसियत बड़ी अहम हो जाती। तो अब उसने तमाम सियासी जमातों को दावत दी, तो उसमें तहरीक इंसाफ नहीं गई और जमात इस्लामी नहीं गई। ये क्यों नहीं गई? अब जमीयतुल उलमा इस्लाम जो फजलुर रहमान ग्रुप वो भी गए और दूसरे सारे जिम्मेदार बड़े बड़े पार्टियों के लीडर, मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग काफ के, पीपल्स पार्टी के, दूसरी पार्टियों के सीनियर लोग गए हैं, जमीयतुल उलमा इस्लाम के भी गए हैं। और देखिए बात यह है, ये जो मजाज है ना, ये PTI के पता नहीं उन्होंने बाइकाट क्यों किया और जमात इस्लामी ने बाइकाट क्यों किया। भाई आप जाइए अपना नुक्ता नजर बयान कीजिए, अगर उससे लोग इत्तफाक ना करें या आपको अपने साथ मुत्तफिक ना कर सके तो आप अपना ना उस पर दस्तखत कीजिए, ना बयान उसमें शरीक हो जाइए एलामिये में। हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हमारा देखिए मरना जीना एक है, पाकिस्तान मुश्किल में हो तो हम सब मुश्किल में हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करके बातचीत करके रास्ते निकालने चाहिए। और जमात इस्लामी का जो रवैया जो है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया और ना PTI का रवैया मेरी समझ पे आया है। शाम साहब, ये जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जो इस वक्त असफंदियार वली साहब ने लिया, क्या ये किसी काबिल हो सकता है? जब खास तौर पे हम देख रहे हैं, देखा हमने कि हमारी कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की, उनका कुछ नहीं निकला। देखिए आप कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर दी, करारदाद कोई वो तो नहीं होता कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का हुक्म तो नहीं होता ना, ये पॉलिसी बनाते हैं उसके बाद आपको परसू करनी पड़ती है और ये मामला कोई एक दिन में तय भी नहीं होते। ये देखिए ये कोई एक मुलाकात में या एक मीटिंग में कोई फैसला कुन किसी नतीजे पे नहीं आप पहुंच सकते, लेकिन एक प्रोसेस है, उसको आप शुरू करते हैं, सफर शुरू करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आज सफर शुरू करें और आप कहे कि फौरी तौर पर मैं तो कराची पहुंच जाऊं, तो उसके मगर 100 मील का सफर जो है ना भी, उसका आगाज भी एक कदम से होता है। तो ये इंतजाम और एहतमाम तो जरूरी बात है, तैयारी तो करनी चाहिए। तो फौज का क्या रोल होगा? तालिबान वही रोल, फौज का रोल तो यही है कि जो फौज का रोल होना चाहिए, सियासी क़यादत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, फौज अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। और हमारे जो कियानी साहब हैं, इन्होंने तो बड़ी हिम्मत के साथ और यकसुई के साथ अमरीकी दोस्तों को भी और अफगान दोस्तों को भी कायल किया है इस बात पर कि पाकिस्तान का रोल बुनियादी है। अब देखिए हमारे और अमेरिका के दरमियान एक कुछ टेंशन कम हुई है, खत्म हो रही है, और अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान भी। अब करजई साहब फिर भी उनको कुछ ना कुछ दौरा पड़ जाता है, लेकिन अब उनके भी आखिरी दिन है, अब उन्होंने सदर तो रहना नहीं है, दस्तूर में पाबंदी है, वो उम्मीदवार नहीं बन सकते, तो अब वो रुखसत पर है, दमे रुखसत है उनका। अब फौजें जा रही हैं अमेरिका से, अमेरिका की वापस। एक जौहरी फर्क वाकई हो रहा है। तो अगर हम मौके से फायदा नहीं उठाएंगे, वो जो कहते हैं ना सीज द मोमेंट, जी आप लम्हे को अपनी गिरफ्त में ले लीजिए, क्योंकि अगर ये लम्हा आपके हाथ से निकल गया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। अटेम्प्ट टू सीज द मोमेंट। यस ऑफ कोर्स, हमको पूरी कौम को मिलकर करना चाहिए, उसकी तरफ एक कदम है, सोच विचार है। जी शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम अगली खबरों पर चलेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, आज शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो बड़ी मजे की कि मैं अदालत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने का इरादा नहीं रखता, अगरचे फैसले से मायूस हूं। चलिए अल्लाह ताला उनकी मायूसी दूर करे। वैसे मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। एक बात मैं बताऊं आपको, ताहिरुल कादरी साहब ने जिस तरीके से मौक़िफ़ मुख्तलिफ इख्तियार किए हैं, उससे उनकी अपनी साख जो है उसको सदमा पहुंचा था। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, अजीब बात यह है कि लोगों को हमदर्दी हो गई ताहिरुल कादरी साहब से।
अच्छा, लोग मुझे मिलते हैं, कहते यार बड़ी ज्यादती हुई उनके साथ। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह तो नहीं करना चाहिए था। इस तरह के सवालात, और जो मालूम हुआ कि जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी होना या डुअल नेशनलिटी रखना ये कोई बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। यानी इस तरह कवरेज हुई ना, सुर्खियां लगी। तो जो हजरत है शेखुल इस्लाम, वो मुकदमा तो हार गए, लेकिन उन्होंने हमदर्दी पैदा कर ली अपने साथ लोगों में। एक बार फिर कि लोगों ने कहा ज्यादती हुई है उनके साथ। और देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, देखिए डुअल नेशनलिटी जो है ये कोई जुर्म नहीं है। हमारा दस्तूर जो है सिर्फ एक पाबंदी लगाता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बाकी उनके हकूक सारे वही के वही हैं और फराइज वही के वही हैं जो हमारे दूसरे पाकिस्तानियों के हैं। ठीक है। अच्छा शामी साहब, आज फिर अदालत ने यह भी तो किया ना, अदालत ने कुछ उनकी अश्कशोई की है। हाँ। और कहा कि इनको वोट का हक तो पहले फैसला के दिया जाए, अब इनका वोट डलवाने का इंतजाम किया जाए। देखिए बात यह है, और अदालत ने कहा जो हमारे जो मिशन हैं उनको पोलिंग स्टेशन बना दिया जाए। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इस पे इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहिए अपनी तजावीज दें। और खुद कहा भी है चीफ जस्टिस साहब ने कि आप इलेक्शन कमीशन को कि वो तजावीज मुख्तलिफ पेश करें, उन पर गौर करें। देखिए एक तो पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ है पार्लिमानियन, ठीक है, हम हल्का वाइज वोट होते हैं, सदारती इलेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में फैले हुए हैं और हर जगह सफारत खाना नहीं है, हर जगह हमारी कोई कॉन्सुलेट नहीं है। और वहां अमेरिका में वगैरह में तो अमेरिका का अपना इलेक्शन जो होता है सदारती, उस दिन छुट्टी नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, लोग काम पे भी जाते हैं, वोट भी डालते हैं। तो वहां छुट्टी का सवाल क्या है? तो छुट्टी भी नहीं होगी, फिर सैकड़ों मील का सफर करके कौन वोट डालने आएगा? तो अब उनको कैसे घर घर ये उनका बैलेट, या तो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का उनको हक मिल जाए, ठीक है, और या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक किस तरह करना चाहिए, कोई नाजरा के साथ बात करके कि आप अपने मोबाइल फोन से कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन हो कि आप बराह रास्त वोट डाल सके। ठीक है, अदरवाइज ये वोट डलवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो बहरहाल ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है वो इस पर तजावीज मांगे और कोई इसका अमली हल निकाले, या तो हर आदमी अपने मोबाइल फोन से वोट डाल दे, ठीक है, और या ये है कि आप पोस्टल बैलेट से डलवा लें। बाकी एक बात सुन ले जी, शेखुल इस्लाम जो है ना, उनको चाहिए, देखिए एक उनका जो है हमला नाकाम हो गया, ठीक है ना, दो हुए ना, दो ना, दो दूसरा कौन सा? धरने का भी नतीजा कुछ नहीं निकला। धरने के नतीजे से कुछ ना कुछ तो निकला था, उस तरह नाकाम नहीं हुआ था जिस तरह नाकाम हुआ। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो महमूद गजनवी था ना, उसने 17 हमला किए था, अगर नाकाम नहीं हुआ। और वो बहुत लोग नाकामियों के बाद कामयाबियां हासिल करते रहे, तो उन्हें अपने होशो हवास पर काबू रखना चाहिए और अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। ये जो जिद्दोजहद है ना कि उम्मीदवारों की छांटी की जाए, उनकी स्क्रूटनी की जाए, और जो लोग बुरी शोहरत के हामिल हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, जो कर्जे नहीं देते हैं लेकर, जो शोहरत नहीं रखते ईमानदारी की, और उनकी हरकतें ऐसी हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। ये जो बात है, इससे कौम का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा मुत्तफिक है। ठीक है, और हजरत को मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो इसके लिए अपनी मुहिम जारी रखे। हजरत ने आज जो एक बात कही है वो मैं आपको बताऊं, वो बात ये कही है, उन्होंने कहा है कि अगर इस निजाम के तहत इलेक्शन हुए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की बका को खतरा है। नहीं वो ऐसी, देखिए हमें पाकिस्तान की बका, जो आदमी उठता है पाकिस्तान की बका, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मैं अपने बच्चे का इलाज कराने जाऊं, उसको बुखार चढ़ा हुआ और कदम कदम ये कहूं बच्चा मेरा फौत हो जाएगा, बच्चा बचेगा तो देखेंगे। कोई ऐसा कहता है? नहीं कहता। कभी कहता है? नहीं कहता। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये मुंह भी अच्छा होना चाहिए, बात भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारे बड़े बड़े लीडर वो पाकिस्तान को बचाने के लिए हम ये करेंगे। आप क्या बचाएंगे पाकिस्तान को? आप अपना बचाएं, पाकिस्तान को अल्लाह बचाएगा। आप कहें कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है। अपने जरा जार्गन जो है वो अपना ठीक रखें। और तारिक कादरी साहब जो है अपने जो मकासद है उनसे वाबस्ता रहे, कोई बात नहीं। अगर छिन गया एक नशेमन तो क्या गम बस ठीक। लेकिन शामी साहब इसका आसान मेरे सामने क्या है, आशियां और भी जी आशियां। शामी साहब बड़ा आसान हल नहीं कि कैनेडियन शहरियत जो अपनी तर्क कर दें, एक पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा लेते वक्त करेंगे ना यार, इलेक्शन में हिस्सा भी ना लें
और पासपोर्ट भी ना रहे, फिर वो तबलीग कैसे करेंगे पूरे यूरोप में जाकर? तो ये उनका जाती फैसला है, वो जाती तौर पे रखे, उन्होंने भुगता है ना, नतीजा भी तो उन्होंने भुगता है ना सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। और वो जो कहते हैं कि पैसा बाहर से भेजने वाले तो बाहर बैठे हैं, लेकिन यहां से बाहर भेजने वाले अरबों डॉलर वो इक्तदार में बैठे, तो फिर उन्हीं के साथ जनाब मुज़ाकरे भी हो रहे हैं, एग्रीमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात है, बात जो वो करते हैं ना, वो दिल को लगती है और दिल पे असर भी करती है। अदालत के दिल पे नहीं असर की, बस चलिए दुआ करते रहे उसके लिए। शाम साहब, ब्रेक का वक्त होने वाला है। 75 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी, 75 लाख, ये 75 लाख वोट जो है, और ये पिटीशन भी पीटीआई की थी। भाई वो हमारी बड़ी ताकत है, हमारा सरमाया है, उनको वोट का हक मिलना चाहिए। लेकिन हक कैसे मिलेगा? आप स्पेशल जहाज तो नहीं दुनिया के किसी मुल्क में है सही वैसे कौन सा इस तरह का? अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो वोट डाल देते हैं लोग, सीधा वोट डाल देते हैं बेसिस में जाके। और अब आपने डाक के जरिए भी डाल सकते। ये तो पाकिस्तान में हर चीज की बेएतबारी है और कोई चीज हम करना नहीं चाहते, हर चीज को मसला बनाना चाहते हैं। वो करना क्या मुश्किल है, पोस्टल बैलेट के जरिए डाल दे अपना वोट। और अगर मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं, भाई कोई तरीका ढूंढ ले जिस तरह आप अपना वोट कंफर्म करते हैं, पोलिंग स्टेशन मालूम कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो आप अपने वोट डाल के क्यों नहीं अपना रजिस्टर करा सकते अपनी राय को? ठीक है शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त होने वाला। ब्रेक के बाद हम सवालात लेंगे आपके फेसबुक पर, SMS के जरिए और फोन कॉल्स के जरिए। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, आज बहुत सारे सवालात लोगों ने किए हुए हैं और कुछ आपके कल के रिमार्क्स के बारे में है, मेट्रो बस के रिमार्क्स के बारे में, और ताज़ा तरीन जो है वो भी जरा मैं आपको बता दूं। अच्छा एक बात पहले जी, एक तो डॉक्टर अरशद साहब जो है ना हाईटेक के जी, उन्होंने ये मैसेज भेजा है और शेर दुरुस्त किया है। अगर छिन गया एक नशेमन तो क्या गम, हाँ, मुकामात आहो फुगा और भी है। मुझसे कुछ गलत हो गया था, तो ताहिरुल कादरी साहब के लिए जो उनका पैगाम अब और भी वाजे हो गया। और फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो है मकामात की वजाहत कर देते तो ज्यादा अच्छा। मकामात अब वो तलाश कर लेंगे खुद। ठीक है, देखिए हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने डांट डपट किया कि जनाब इमरान को इस बात का क्रेडिट दें, वो कहता रहा कि जनाब गुफ्तगू होनी चाहिए, मज़ाकरात होने चाहिए, और अब मज़ाकरात शुरू हुए हैं या हो रहे हैं या बात हो रही है, तो आप जनाब उस पर इसका जिक्र नहीं कर रहे। भाई हम तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। हमने तो सर ये कहा था कि ANP की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शरीक हो जाते तो क्या मज़ाक़ा था। और ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने डांट डपट ये भी की है कि हमने जनाब वो जो ये बस चली है मेट्रो जी, इसकी सपोर्ट क्यों की है? भाई मैंने ना इसको सपोर्ट किया है ना अपोज किया। मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हूं और मुझे मालूम नहीं है, सारी मैंने स्टडी नहीं किया, और ना ही मैंने स्टडी किया है वो रेलवे के मंसूबे को। और मुझे ये भी मालूम नहीं कि इसकी सूरत हाल क्या है। आप इस पर कोई अपने शौक से लिखिए और तनकीद कीजिए, इख्तलाफ कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। और इस पर कोई तफसील से चीज सामने आएगी तो गौर कर लेंगे। मैंने तो सिर्फ ये अर्ज किया था कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। हाँ। अब ये लोग कह रहे हैं नहीं जनाब ये जरूरतें पूरी नहीं करेगी, और फिर यह कि जनाब देखिए इसके तो फिरोजपुर रोड खराब हो गई है, कारोबार तबाह हो गया है, वो शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम हो गए। ये सारी बातें अपनी जगह है। मैंने तो जनाब कोई इस बारे में कोई बहस नहीं की, इसलिए मुझे जनाब इससे माफ रखिए। बराह रास्त जो है मुस्लिम लीग नून से मज़ाकरा कीजिए। ज़हीम कादरी साहब कह गए हैं कि वो इसके लिए तैयार है और वो मजमून भी लिखेंगे, आप दोनों मजमून का मुकाबला कर लें। और ये अभी तो हमारे मुदस्सर कासमी साहब है चनियोट से, उन्होंने कहा है कि जनाब ये PTI और PMLN में मुफाहमत नहीं हो सकती। तो अगर नियाज़ी साहब जो है इस बात पर भी गौर कर लें, मैं तो कुछ अर्ज नहीं कर सकता। इस बात पे वो गौर करेंगे या इसी तरह का रिएक्शन भेजेंगे? अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार, एक जाती बात है मुझे अब याद आ गई। मेरी वालदा जो है ना, उनको रुखसत हुए हो गए 7 साल इस दुनिया से। 17 फरवरी 2006 को वो रुखसत हुई। और मेरी वालदा जो थी वो एक बहुत मुंतजिम खातून थी। अच्छा। और मैंने उनसे बड़ा मुंतजिम नहीं देखा अपनी जिंदगी में। बहुत हमारी महदूद आमदनी में जिस तरह उन्होंने अपना घर चलाया, जिस तरह हमें पढ़ाया। और एक बात उनकी ऐसी थी जो मैं चाहता हूं कि तम लोगों को मालूम हो, और वो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि जब तुम्हारे बाप की आमदन 200 रुपए थी
तो मैंने कभी नहीं समझा कि 200 रुपए है, हमेशा समझा कि ये 150 रुपया है। अच्छा। और 300 हुई समझा 200 रुपए है। और लाजमी एक हिस्सा जो है 25 से 30% बचत की और अखराजात को कम रखा। अब अगर हर शख्स ये बात करने लग जाए और हमारी कौम भी हम करने लग जाए तो हम एक सुपर पावर बन सकते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी अपने नाजरीन से कि वो मेरी वालदा के साले सवाब के लिए दुआ करें, सूरह फातिहा और सूरह अखलास पढ़ के उनके लिए साले सवाब कर दें, तो मैं उनको शुक्रगुजार हूँगा। शामिल साहब, जो सवालात हैं एक तो बड़े अजीबो गरीब हैं। एक तो सफदर साहब हैं, इन्होंने कहा है सऊदी अरब से, इन्होंने जो फैसला हुआ है ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि ये फैसला जो है इससे हम पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क दिल बड़े मजरूह हुए हैं। हमें पता चल गया कि आइंदा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ये जो सऊदी अरब में बैठे हुए साहब हैं, ये इनका तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा, इनका कोई मसला, इनको सऊदी नेशनलिटी अगर मिल गई है तो फिर ये बात करें। ठीक है। ये तो 100 साल भी वहां रहेंगे तो एक ही नेशनलिटी इनके पास रहेगी। ठीक है। इसलिए भाई साहब दिल खट्टा ना करें, आप ही के लिए तो ये फैसला हुआ है। ये तो यूरोप में रहने वालों का, अमेरिका में रहने वालों का मसला है। डेनमार्क वाले साहब हैं जी, ये शफीक साहब हैं। शफीक साहब कहते हैं जनाब हमें तो कोई मसला नहीं है इस सारे प्रॉब्लम से, ये कादरी साहब को समझाएं या सीजे साहब को समझाएं। चलिए बस फिर तो ये डेनमार्क जो है उसमें तो दोहरी शरीयत अलाउड है, यूरोप में भी। और हर पाकिस्तानी के पास दोहरी शरीयत नहीं है और ना ही हर पाकिस्तानी जो है नेशनल है किसी दूसरे मुल्क का। लेकिन बहरहाल दोहरी शरीयत भी है तो कोई बात नहीं, हमने इजाजत दी हुई है इसकी दस्तूर में। शाह साहब, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। सामिया है जी, ये सामिया है, सामिया समी है। अच्छा, सामिया हमारे समी साहब नहीं जी, अपना समी इब्राहिम साहब नहीं, सामिया समी है। और इन्होंने कहा शामी साहब आज पूरी कौम वैलेंटाइन मना रही है, आप इस पे क्या कहते हैं? हाँ, तो आपने तो जिक्र ही नहीं किया जनाब। देखिए वैलेंटाइन जो है ये तो एक बुजुर्ग थे हमारे क्रिश्चियंस के, सेंट थे जी, और एक नहीं 2-3 इस्लाम के बुजुर्ग गुजरे हैं और मोहब्बत का पैगाम देते थे। मैंने जो एक रवायत पढ़ी है उसके मुताबिक तो इनको यानी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये फौजियों की शादियां करते थे। उस वक्त तो बादशाह शादियां ही नहीं होने देते थे और करते थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो जेलर था उसकी बेटी का इन्होंने इलाज किया, दुआ थी उसके लिए, वो ठीक हो गई। और उसको इन्होंने जब इनको फांसी पे लटकाया गया 14 फरवरी को चाहिए जी, 14 फरवरी, और तो उन्होंने उससे पहले एक उसको पैगाम भेजा मोहब्बत का, यानी उसकी बच्ची को एक तहनीत का पैगाम भेजा। और वहीं से ये रवायत चल पड़ी कि उनकी याद में एक मोहब्बत का पैगाम भेजा जाता है। फिर वो अब जो वो मोहब्बत जो है वो अपने मखसूस मानी बदलती रही। तो आप जरा इससे वुसअत दे दीजिए। अच्छा, मोहब्बत है ना, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नौजवान यही सोच के करते हैं, ठीक है ना, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए। जिक्र कह गए कि मोहब्बत 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 मोहब्बत, कोई धुन हो ये गीत गाता चला जाए। तो हमारे जो देखिए ये हमें को मुतसादम नहीं है हमारी रवायात से। अच्छा, अगर तो आप वो सिफली मोहब्बत की बात करें, वो तो वैलेंटाइन डे हो ना हो वो नामुनासिब बात है, इस्लामी मुआशरा इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मोहब्बत का पैगाम फैलाने में और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने में हमारे रिश्ते नाते को एक ही तो रिश्ता नहीं है ना, रिश्ते नाते बेशुमार हैं। नहीं तो ये जो मौजूदा शक्ल है वो दिल की शक्ल वाले गुब्बारे और चॉकलेट्स और इसके बारे में अगर बच्चों को भेजते हैं वो तो देखिए इनसे तो, मगर जब हम यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में तो दिवाली होती थी, होली होती थी और ये सिखों के त्योहार होते थे, वो सब इकट्ठे उनको मनाए जाते थे, एक सकाफती अहमियत थी इनकी। ठीक है, तो अब भी अगर हमारे क्रिश्चियन भाई इसको मनाना चाहें तो शौक से मनाएं, और अगर हम में से भी कोई सरपरा जो है उसमें अपना हिस्सा डालना चाहे तो डाल ले, इतना परेशान होने। मैं अपने जो हमारे उलमा कराम है ना और हमारे साथी हैं, भाई हम तो गुनाहगार मुसलमान हैं लेकिन भारत कुछ ना कुछ तो अल्लाह रसूल की अतात करने की कोशिश करते हैं, तो उनको समझाता रहता हूँ कि भाई जरा जरा सी बात पर नाराज ना हो जाया करें। पाकिस्तान में खुशियां उसकी बिखेरने की जरूरत है। खुशियां जो हैं बड़ी कम हो गई हैं, किसी भी नाम से लोग बड़े टेंस हो गए हैं। इनको कहिए कि खुशियों का इजहार करें, एक दूसरे को तोहफे दें, एक दूसरे को खत लिखें, मिठाइयां भेजें और बस एक नाला जो है उसको पाबंद न रखें। लेकिन मैं ये भी वाजे कर दूं कि सिर्फ नौजवान ही आपकी तालीमात पे अमल न करें, नहीं सारे करें, आप ही करें।
आप भी मुझे कुछ ना कुछ तोहफा भेज सकते हैं। शामिर साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आइंदा मुलाकात होगी आपसे मंडे को। मंडे तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।